नहीं था। बहुत दूर से अयोध्या नाम की नगरी से एक ऋषि महात्मा घूमते टहलते इस गांव में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उस साधु महात्मा को इस गांव में प्रवेश करते से अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस गांव में कुछ ना कुछ अवश्य हो रहा है। तो वह साधु जो महर्षि थे वह तलाश करते करते उसी पर्वत पर जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें आभास होता है काले जादू और शक्तियों का। तो वे सारी बात समझ जाते हैं और कहते हैं, अरे आज के ज़माने में भी इतने काले जादू टोने करने वाले होते हैं। इन्हें तो समझ जाना चाहिए कि जब रावण नहीं जीत पाया जो कि इतना शक्तिशाली था, तो ये लोग क्या जीत पाएंगे। भगवान के आगे इन सभी का कुछ नहीं चलने वाला है। लेकिन ये पतित लोग कहाँ से समझेंगे। इन्हें तो काले जादू के बस में करने का भूत सवार है। चलो मैं इन गांव वालों को रक्षा करने के बारे में सोचता हूँ। तभी वह ऋषि मुनि कुछ तंत्र मंत्र और मंत्र का उच्चारण करते हैं और कहते हैं, अब से मैं इस स्थल को अपने मंत्रों के उच्चारण से बांध दूंगा, जिससे वह जादू टोना वाला परिवार इस स्थल पे ना आ पाए और वह गांव वालों को कुछ ना कर सके, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत दुष्ट है और वह दुष्ट सोच की ही है। अगर मैं अपने जादू शक्ति से इस स्थल को नहीं बांधूंगा तो वे सारे गांव वालों को तबाह कर देंगे। तभी एक मटका प्रकट करते हैं ऋषि मुनि और उसमें से कुछ शक्तियाँ निकाल करके उस पूरी जगह को बांध देते हैं और कहते हैं, चलो अब तो मैं इस पवित्र मटके से जल निकाल करके पूरे पर्वत पे छिड़क दिया हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं होगी जो इस स्थान पे कोई भी बुरी शक्ति इस स्थान पे आएगा। और ऋषि मुनि चूँकि बहुत दूर से आए थे तो वह थक गए थे और वह अपना जादू से खाना मंगाते हैं और वे कहते हैं कि चलो इतना सुंदर तक काम तो कर दिया हूँ मैं, अब मैं कुछ भोजन भी कर लेता हूँ। लेकिन यह शक्ति मुझे दोबारा तिबारा करके इस पूरे स्थल को घेरना होगा। और ऋषि मुनि अपना सारा मंत्र उच्चारण करके उस स्थल को पवित्र तरीकों से बांध देते हैं और ऋषि मुनि कहते हैं कि चलो अब मैं तो चिंता मुक्त हो गया हूँ, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं इस गांव में आया था तभी से मुझे अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे बुरी शक्ति का आभास होने लगा था। अब मेरे जैसे संत महात्मा के रहते बुराई राज करे, ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता हूँ। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि चलो अब तो मैं इस स्थल को बांध दिया हूँ। अब गांव वाले सुरक्षित तो हो गए हैं, लेकिन मुझे गांव वालों को जा कर के इसकी सूचना तो भी देनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मैं थोड़ा खाना खा कर के यहीं पे विश्राम कर लेता हूँ और यहीं पे सो जाता हूँ। कल सुबह होते ही मैं गांव की ओर जाऊंगा और गांव की मुखिया से मिल कर के बोलूँगा कि वह पूरे गांव वालों को एकत्रित होने का आदेश दे। और वह ऋषि मुनि यह सब बात सोचते सोचते आराम से वही स्थल पर सोने लगे। चूँकि वह महात्मा ऋषि
बहुत ही ज्ञानी थे और बड़ी शक्तिशाली थे और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ रात्रि का प्रहर था, तो रात्रि का प्रहर होने की वजह से ऊपर से बहुत ही भयंकर गर्मी लगी हुई थी। इस गर्मियों के मारे वे गांव वाले सब अपने घर से बाहर निकल आए थे और पास के गांव में रहने वाले भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर आते जाते थे। चूँकि गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर गांव के लोग जल्दी नहीं सोते हैं और उन्हें सोने में 10-11 तो बज ही जाते हैं। इससे पहले वे सारे लोग आपस में बैठ कर के बातें करते रहते हैं, गांव की समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे रामू, तुम्हें पता है कि जो वे परिवार रह रहे थे जिन्हें हम लोग डायन कहते थे, उस परिवार के घर में तो मैंने आज ताला लगा हुआ देखा था। तभी लगता है कि गांव इतना शांत कैसे है। चूँकि वह परिवार वाले तो हम सब से मतलब भी नहीं रखते थे। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे हाँ भाई, ये बात तो तूने सही कहा है। मैंने भी नहीं देखा है, उसके पति को तो नहीं देखा है, क्योंकि उसका पति तो रोज़ सुबह सब्जी लेने जाया करता था। लगता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है कि उसके परिवार वाले गांव छोड़कर चले गए हैं और अब गांव में इतनी शांति है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब अच्छा लगता है, नहीं तो उसका परिवार रहता था तो कुछ न कुछ जादू टोना करता ही रहता था। हर समय वे सारे परिवार के लोग दूसरों का बुरा ही सोचते थे और दूसरों के बारे में दुष्ट बातें किया करते थे। अच्छा हुआ जो हमारे गांव से चले गए, अब गांव का माहौल अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को गांव से निकाल देना ही चाहिए जो गांव में रहते ही गांव का बुरा सोचे और बुरा चाहे। ऐसे व्यक्ति को गांव में रहने नहीं देना चाहिए। सभी ने हाँ। टूनी चिड़िया टहलती टहलती पहुंच जाती है चुड़ैल के पास और कहती है, महारानी चुड़ैल की जय, चुड़ैल महारानी। तभी वह चुड़ैल कहती है, बोलो क्या खबर लाई हो टूनी चिड़िया। तभी वह चिड़िया बोलती है, चुड़ैल महारानी, आपको पता है कि इसी जंगल में एक आदमखोर दुस्साहस करके एक शिकारी आया है जो पैरों पर तीर के निशाने से सारे पशु पक्षियों को मार रहा है। क्योंकि वही पशु पक्षी को तो शक्तियाँ सिखानी है हम सबको। तभी चुड़ैल गुस्सा आ जाती है और कहती है, इतनी साहस हो गई है उस शिकारी की जो मेरे इस जंगल में आने की दुस्साहस कर बैठा। अब देख तू टूनी चिड़िया, उस शिकारी चुड़ैल को मैं तो गांव में जा कर के कैसे उस शिकारी को एक चुड़ैल पकड़ के लाती है और उसे सजा देती है। और वह गुस्सा से लाल हो जाती है चुड़ैल। चुड़ैल की आँखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है। चुड़ैल गुस्से से गांव में चली जाती है और कहती है, अरे ओ शिकारी, अगर तू कहीं भी जा कर के छुपा हुआ होगा तब पर भी मैं तुम्हें खोज लूँगी। जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी।
अरे ओ शिकारी, जल्दी से बाहर आ, नहीं तो मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते खोज ही लूँगी कि तुम कहाँ पे छुपे हो। अरे गाँव वालों, उस शिकारी को मेरे सामने लाओ। अगर तुम लोगों ने उसे सामने नहीं लाया तो मैं सारे गांव वालों को जलाकर राख कर दूंगी। नहीं तो अपनी अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस शिकारी को मेरे सामने लाओ। अरे ओ गांव वालों, अभी तो चैन से तुम लोग सो रहे हो, लेकिन मैं तुम गांव वालों को चैन से सोने नहीं दूंगी। तुम लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है। उस शिकारी को तुम लोगों ने ही भेजा है मेरे जंगल में। अब देख क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ और पूरे गांव वालों। कसम खा ले हूँ कि जो भी धोखा देगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे धोखा मिला था, धोखा। उसके बाद एक दूसरे जंगल में एक भूतिया चुड़ैल जो बौनी थी और भुट्टी थी, वह भूतिया चुड़ैल के नाम से प्रसिद्ध थी। वह भूतिया चुड़ैल इतनी देखने में छोटी थी कि कोई उसे देख नहीं सकता था और वह गांव से बच्चे को चोरी करने का काम किया करती थी। वह भूतिया चुड़ैल धीरे धीरे गांव से बच्चे को गायब करने लगी थी। अगली सुबह होती है, एक मालिन की बेटी जो अनाथ होती है, वह सुबह सुबह फूलों की डाली को लेकर के फूल तोड़ने के लिए निकलती है और वह एक बगीचे में जा कर के पहुंच जाती है और वह बोलती है कि अरे वाह, कितने सारे फूल हैं यहाँ पे। आज तो मेरा मन बहुत खुश हो गया है। गांव में तो एक भी फूल नहीं मिलते हैं, क्योंकि गांव के सारे महिलाएं सुबह सुबह उठ कर के सारे फूल तोड़ लेती है और मुझे एक भी फूल नहीं मिलता है। आज तो मैं ढूंढते ढूंढते इतने सुंदर बगीचे में पहुंच गई हूँ और मैं अब से रोज़ इसी बगीचे में रहूँगी, क्योंकि यह बगीचा बहुत सुंदर है और मैं प्रत्येक सुबह अब इस बगीचे में आ कर के फूल तोड़ कर के ले जाऊंगी और फूलों की माला बना कर के बाज़ारों में बेचा करूंगी, जिससे कुछ पैसे तो हो ही जाएंगे। उसी पैसे से मैं अपना घर चलाऊंगी, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं हैं और मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कोई सहायता भी नहीं करता है, क्योंकि पूरे गांव के लोग बहुत ही निर्दय और कठोर स्वभाव के हैं। जिसके भी घर पे जाऊं कुछ मांगने तो वे सीधे मना करके बोलते हैं कि जा कर के भीख मांग ले, मेरे से आती है मांगने के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगती है और आज से मैं यह अपना रोज़गार शुरू कर रही हूँ। मैं रोज़ सुबह आकर के फूल तोड़ लूँगी और वह लड़की फूल तोड़ करके बेच आती है। फिर उससे जो रुपए मिलते हैं वे अपने घर के आगे खाना बनाने लगती है खुशी खुशी। वह लड़की कहती है, आज मैं कितनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती हूँ। आज मेरे इतने सुंदर फूलों की माला बहुत अच्छे से बिक्री हो गई है, जिसकी वजह से आज मैं रंग बिरंगे खाना खा रही हूँ। अब से मैं रोज़ जाऊँगी सुबह उठ कर के। और वह लड़की खुशी खुशी भर पेट भोजन करती है और कहती है कि आज मेरे माता पिता होते तो उनको भी मुझ पर गर्व होता, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी होकर के पैसे कमाने लगी हूँ, वो भी इतनी बड़ी मेहनत करके।
और मेरे माता पिता रहते तो आज हम पूरे परिवार बैठ कर के खाना खाते अच्छे से और कितने खुशी से रहते। यह कहते वह लड़की वहीं पे सो जाती है और फिर वह सपने अच्छे अच्छे देखने लगती है। वह लड़की खुशी के मारे उसको नींद नहीं होती है और वह लड़की सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़की को यह बात सताती रहती है कि वह सुबह फिर से जाएगी बगीचे में और फिर से बहुत सारा फूल तोड़ कर के लाएगी घर पे और जाएगी बेचने के लिए। फिर सुबह हो जाती है। बहुत सारे गांव वाले सुबह सुबह सारे गांव वाले टहलने के लिए निकलते हैं अपने हाथों में चाय लेकर के और कहते हैं, अरे भाई आजकल तो दिन की सुबह तो होते ही सूरज इतनी कड़क धूप के साथ निकलती है कि मानो हालत ख़राब कर देती है और इतनी तेज़ रोशनी के साथ कहीं सूरज लगता है कि आसमान से ज़मीन पर आ गया है। और इतनी सुबह किसानों की तो हालत ख़राब हो जाती है। कैसे आखिरकार किसान लोग खेत में काम करने को जाया करेंगे और कि मेरा भी खेत में अभी कुछ भी नहीं रोपा गया है और मुझे भी तो जाना है। तभी उसका एक मित्र आता है और कहता है कि अरे भाई तुम तो सही कह रहे हो, मैंने तो धान की फसल अपने खेतों में रोप डाली थी, लेकिन इतनी कड़क धूप के वजह से सारे धान के फसल झुलस गए हैं और ऐसा लगता नहीं है कि इस बार धान की फसल होगी, क्योंकि आसमान तो इतने साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि बारिश होने की संभावना तो दूर दूर तक नज़र ही नहीं आती है। आखिरकार किसानों की किस्मत में गरीबी ही लिखी हुई है। किसान कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, फिर भी वह गरीब ही रहता है और गरीबी की वजह से उसका परिवार हमेशा दुख के साथ गुजारना पड़ता है। वही देखो शहर में जाकर के लोग खेती नहीं भी करते हैं, तब पर भी वे लोग बिजनेस के ज़रिए कितना सुखी से रहते हैं। तभी एक और आदमी आ जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है तो वह सारे लोग टहलने के लिए एकत्रित होते हैं। तो वह भी बोलता है, अरे भाई तुम तो एकदम सही कह रहे हो, अरे मैं भी इस खेती करते करते तंग आ गया हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस गांव से बाहर चला जाऊँगा और शहर में जाकर के कोई रोज़गार ही कर लूँगा, उससे तो कोई मुनाफा तो होगा ही। मेरी पत्नी तो आजकल इतने गुस्से में रहती है कि मानो घर में रहने नहीं देगी, क्योंकि वे बेचारी भी क्या करे, मैं एक भी पैसे की आमदनी तो होती ही नहीं है, तो वह घर कहाँ से चलाएगी। तो मैंने उससे कहा है कि अरे गुस्सा मत हुआ कर भगवान, मैं कल चला जाऊंगा शहर की ओर और वहीं पे गोलगप्पे का रोज़गार करूंगा, क्योंकि गोलगप्पे का रोज़गार में बहुत कम पूंजी की खपत होगी और इससे शहर वाले लोग गोलगप्पे को बहुत पसंद करते हैं और इससे ज़्यादा मुनाफा होगा। तब मैं वहाँ से तुम्हें पैसे भेजा करूँगा और फिर घर चलेगा। ये खेती करने से कुछ नहीं होगा, देख रही हो ना कितनी तेज़ धूप के साथ सूरज निकलता है। हमारा तो सारा धान का फसल ही नष्ट हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी किसानों को कोई लाभ नहीं होता है, तो आखिरकार किसान तब तो गरीब के गरीब रह जाते हैं। और फिर रात का समय होता है, एक बूढ़िया चुड़ैल खिड़की से एक बच्चे को खींच रही होती है और वही आदमखोर एक शैतान उस बच्चे की
एक और बच्चे को खा रहा होता है और वह कहता है उस बूढ़िया चुड़ैल से, अरे जल्दी से खींच लेना इस बच्चे को, मुझे तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। तभी बूढ़िया बोलती है, अरे खींच तो रही हूँ, इतना जल्दी कैसे तुम्हें भूख लग जाती है? तूने तो मेरा दिमाग खा के रखा है भेड़िया, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लगती है? तो भूख लगती है तो तुम अपना खाना क्यों नहीं खोज लेते हो? तभी भेड़िया गुर्राने लगता है।